नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के इस विशेषांक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं क्योंकि छठ पूजा की वजह से, छठ पर्व की वजह से बीच में 2 दिन आप सबके लिए करंट अफेयर्स नहीं ला पाया था क्योंकि छठ पूजा में कार्यक्रम था हम लोगों का, जिसकी वजह से विलंब हुआ था। तो 10 से 13 के बीच के करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं समग्रता से, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। लगभग प्रश्न 24 हैं और 24 प्रश्नों का हमें ध्यान से अध्ययन करना है। जो जरूरी चीज़ें हैं, जो अतिरिक्त चीज़ें बताई जाएं, उसको साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलना है क्योंकि प्रश्नों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जो उससे जुड़े हुए फैक्ट आपको बताए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके अब प्रश्नों को देख लेते हैं। 10 से 13 नवंबर के बीच के करंट अफेयर्स की बात हो रही है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक भी दिन का करंट, मान लीजिए रेगुलर नहीं है, किसी कारणवश किसी दिन नहीं हो पाता है आपका प्रोग्राम, तो आपका कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। अगला जो भी प्रोग्राम होगा उसमें उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास किया है? डेजर्ट वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ किया गया है आपको बताना है। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई या कतर, किसके साथ भारत ने हाल ही में डेजर्ट वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास किया है आपको बताना है। चलें बताएं, डेजर्ट वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ किया गया है? मिस्र, सऊदी अरब, यूएई या कतर। 4 देशों के नाम दिए हुए हैं और आपको बता दें कि सबसे पहली बात एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। यूएई के साथ हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है जायद तलवार। ये आपको पता होना चाहिए, जायद तलवार, ठीक है। ये सैन्य अभ्यास भारत करता है यूएई के साथ। सऊदी अरब के साथ भी एक अन्य सैन्य अभ्यास हम करते हैं, इस बार शुरू हुआ है, नाम है अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी, ये आपको पता होना चाहिए, अल मोहद अल हिंदी सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये हो गया सऊदी अरब के साथ। मिस्र की बात करें तो मिस्र के साथ हम सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है डेजर्ट वॉरियर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए विकल्प कि मिस्र के साथ हमने सैन्य अभ्यास किया है डेजर्ट वॉरियर नाम का। सऊदी अरब के साथ हम करते हैं अल मोहद अल हिंदी। यूएई के साथ हम करते हैं जायद तलवार। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक अन्य सैन्य अभ्यास भी इन दिनों चर्चा में था, नाम था डस्टलिक। डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसका सही जवाब है मिस्र, तो मिस्र का एक शहर मैं पिछले 2 दिनों से आपको बता रहा हूं, नाम है शर्म अल शेख। शर्म अल शेख नामक शहर। अब जो शर्म अल शेख नामक शहर है, मैंने आपको बताया था ये चर्चा में क्यों है, कारण भी मैंने आपको बताया था। तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताओ कि मिस्र का शर्म अल शेख शहर चर्चा में क्यों है और क्यों मैंने इसको आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना प्रारंभ की है? श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है, ये आपको बताना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना प्रारंभ की गई है आपको बताना है। तो बताएं, श्रमिक मित्र योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? आपको बता दें कि इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है क्योंकि ये योजना जो है ये दिल्ली सरकार की योजना है। 5 दिनों पूर्व ही इसको शुरुआत किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाता है दिल्ली। और इसमें उद्देश्य है कि श्रमिकों को बेहतर वेतन मिले, पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ वेतन मिले। और आपको बता दें दिल्ली में वर्तमान समय में 6 लाख जो श्रमिक हैं वो रजिस्टर्ड हैं और इन 6 लाख श्रमिकों को यह फायदा मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो आप जानते हो पिछले दिनों एक अभिनेता है, नाम है सोनू सूद। सोनू सूद के ऊपर छापा पड़ा था आयकर विभाग का, जिसके कारण ये काफी चर्चा में थे। हालांकि अभी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, निश्चित रूप से क्लीन चिट ही मिलेगी, ठीक है। तो सोनू सूद की जो चर्चा थी, सोनू सूद को बनाया था दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर। देश के मेंटर कार्यक्रम, एक इनका कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली सरकार का, नाम है देश के मेंटर कार्यक्रम, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। और ब्रांड एम्बेसडर बनाने के 2 दिन बाद ही इनके ऊपर छापा पड़ गया था, ठीक है। और दूसरा आपको बता दें, रोजगार बाजार ऐप
रोजगार बाजार 2.0 ऐप भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। इसके साथ साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी चल रही है। और आपको बताएं कि दिल्ली में जन रसोई नामक एक कैंटीन भी चल रही है, जिसको चला रहे हैं भाजपा के सांसद गौतम गंभीर। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा की शुरुआत की है? पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत की है, आपको बताना है। SBI, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक। जिन लोगों को पेंशन मिलती है और आप कहते हैं सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो उनके समय समय पर संबंधित संस्थाओं को, जिससे उनको पेंशन मिलती है, वहां भी उनको अवगत कराना होता है कि भाई वो जीवित हैं अभी तक। साथ ही साथ बैंक को भी यह बताना होता है। तो बैंक को अब आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बना सकते हो, वीडियो KYC के माध्यम से आप बैंक को बता सकते हो। और ये सुविधा शुरू किया है किस बैंक ने, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें, ये सुविधा शुरू किया है SBI बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह सुविधा शुरू की है, यह आपको पता होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जो थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। लगभग 66 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी SBI के बारे में है तो पर्याप्त है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किसान क्रेडिट सीमा योजना की शुरुआत की गई है? किसान क्रेडिट सीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। चलें बताएं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार। क्या बोला जा रहा है कि किसान क्रेडिट सीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, बताएं। कौन सा राज्य इसमें से सही है? सॉरी, इसका सही उत्तर है पंजाब। यह शुरू किया गया है पंजाब द्वारा। आपको बता दें, पंजाब में महाराजा भूपेंद्र सिंह, याद रखिएगा, महाराजा भूपेंद्र सिंह, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी गई है। कहां पर रखी गई है तो आपको बता दें, यह आधारशिला रखी गई है पटियाला में। यह आपको पता होना चाहिए कि महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला पटियाला में रखी गई है। दूसरा आपको बता दें कि 2 से 3 मोबाइल ऐप हैं, जैसे आई रखवाली मोबाइल ऐप, दूसरा है आई हरियाली मोबाइल ऐप, तीसरा आपको बता दें घर घर निगरानी ऐप। तो 3 मोबाइल ऐप भी पंजाब राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, आई रखवाली, आई हरियाली, घर घर निगरानी ऐप, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एशिया की पहली गैल्वेनाइज्ड रबर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी वह अभी पंजाब में पिछले दिनों लगाई गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े लैंडफिल आधारित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चले बताएं। लैंडफिल आधारित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, किस शहर में यह उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई? भारत के सबसे बड़े लैंडफिल आधारित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? आपको बता दें, यह किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद आप जानते हो तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। आपको बता दें, तेलंगाना में एक दलित कल्याण योजना चल रही है जिसका नाम है दलित बंधु। ये आपको पता होना चाहिए, दलित बंधु योजना दलित कल्याण योजना है। इसके साथ साथ आपको बता दें, बंदर पुनर्वास केंद्र जो है ये तेलंगाना में बनाए गए हैं और ये पूरे भारत का दूसरा है। पूरे भारत का पहला बंदर पुनर्वास केंद्र हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ISO सर्टिफिकेट, याद रखिएगा,
ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जो है उसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क और ये हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला जूलॉजिकल पार्क जो है उसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क और वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। तो इतनी जानकारी तेलंगाना से संबंधित है, पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही परियोजना 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है आपको बताना है। युद्धपोत निर्माण से संबंधित, पनडुब्बी निर्माण से संबंधित, तेजस विमान से संबंधित, तोप निर्माण से संबंधित। प्रोजेक्ट 75 की बात हो रही है। कई बार मैंने इससे संबंधित चर्चा भी की है। प्रोजेक्ट 75 विशेष रूप से पनडुब्बियों के निर्माण से है, विशेष रूप से स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण से संबंधित योजना है। स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण से संबंधित परियोजना है और इसकी जो शुरुआत है आप कह लीजिए वर्ष 2007 में की गई थी। 2007 में यह विचार लाया गया था। इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 24 पनडुब्बियों का निर्माण करना है। स्वदेशी रूप से 24 पनडुब्बियों का निर्माण करना है और इसी में कलवरी क्लास की 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी भी हैं और इन्हीं स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में से चौथे का निर्माण अभी हाल ही में, मतलब चौथे को अभी हाल ही में भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। चौथे को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसको सौंपा गया है। इसका नाम है INS बेला। INS बेला को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, जिसके कारण प्रोजेक्ट 75 चर्चा में था। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो INS बेला एक डीजल इंजन संचालित पनडुब्बी है जिसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड द्वारा किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, भारत के पास वर्तमान में देखें यदि तो परमाणु पनडुब्बी जो है एक ही है जिसका नाम है INS अरिहंत। ठीक है, एक दूसरा हम बना रहे हैं जिसका नाम है INS अरिघाट। ठीक है, अरिघाट ये हम बना रहे हैं। अभी तक हम INS चक्रा का प्रयोग करते थे जिसको हम रसिया से लीज पर लिए थे। उसको हमने अब समय समाप्त हो गया उसका लीज का, तो हमने उसको वापस कर दिया है। तो वर्तमान समय में भारतीय सेना के पास एकमात्र परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है INS अरिहंत। ये आपको पता होना चाहिए। अगला, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट में शामिल किया गया है? भारत का कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर, लखनऊ या चेन्नई? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर सही उत्तर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर और श्रीनगर में आपको डल झील देखने को मिलेगा। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है श्रीनगर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे मिशन यूथ चल रहा है। मिशन यूथ का उद्देश्य है 50,000 युवाओं को कौशल प्रदान कर रोजगार देना। दूसरा, यहाँ पे सुकून नामक एक योजना चल रही है। सुकून नामक जो योजना है 24/7 योजना है और ये परामर्श देती है। ठीक है, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के परामर्श आप यहाँ पे ले सकते हो स्वास्थ्य संबंधी। इसके अतिरिक्त माई टाउन माई प्राइड नामक योजना चल रही है। माई टाउन माई प्राइड नामक योजना भी यहाँ पे चल रही है। और आपको बता दें कि सतर्क नागरिक ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सतर्क नामक नागरिक ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम है जो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोला जा रहा है, हाल ही में फिल्मों के निर्माण से संबंधित सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस की घोषणा की है या स्थापना की है? मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस, अभी तक जैसे कोई फिल्म बनानी होती थी तो अलग अलग आप कह सकते हो मंत्रालयों से स्वीकृति लेनी थी। मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे कोई शूट करना है तो रेल मंत्रालय से आप स्वीकृति लोगे। किसी पर्यटन स्थल पर आपको शूट करना है तो पर्यटन
मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत सरकार का प्रयास है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, आप एक स्थान पे जाए जो संबंधित मंत्रालय है वहीं से आपको सारे क्लियरेंस मिल जाए। तो इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रेलवे से संबंधित जो यहाँ पे है रेल मंत्रालय से इन्होंने समझौता किया है, तो इसका सही उत्तर है रेल मंत्रालय। अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रेल मंत्रालय से समझौता किया। कहने का मतलब है कि अब अगर रेलवे पर, भारतीय रेलवे पर कोई फिल्म शूट करनी है तो आपको एक ही जगह आवेदन करना होगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वहीं से आपको रेल मंत्रालय की भी स्वीकृति मिल जाएगी। अब रेलवे की बात हो रही है तो आप जानते हो हमारे मंत्री हैं रेलवे के अश्विनी वैष्णव, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वासुकी नामक भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई गई थी, आप कह सकते हैं मालगाड़ी चलाई गई थी, जो कि लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी। और ये मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई थी, अभी आपको पता होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कुछ नए रेल मार्ग भी खोले गए थे, जैसे कुछ हैं बांग्लादेश के साथ, कुछ हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो खोले गए थे वो जयनगर से कुर्था का मार्ग था। बांग्लादेश के साथ जो हमने खोला था वो अखौरा से अगरतला का था, दूसरा हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी तक का था। तो 3 रेल मार्ग भी आपको याद रखने हैं, हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी, अखौरा से अगरतला और जयनगर से कुर्था। जयनगर से कुर्था नेपाल से संबंधित है, बाकी के 2 रेल मार्ग जो हैं वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने 100%, मतलब कि जैसे एक ट्रेन है 2 गंतव्य स्थानों के बीच चलती है, तो इन 2 गंतव्य स्थानों के बीच 100% इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो पहली रेल भारत की बनी है वो है ब्रह्मपुत्रा मेल, जो कि कामाख्या से नई दिल्ली तक चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कामाख्या से दिल्ली तक चलने वाली ब्रह्मपुत्रा रेल भारत की 100% विद्युतीकृत रेल मार्ग पर चलने वाली पहली ट्रेन बन गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक क्या होता था, मान लीजिए दिल्ली से आप निकले, दिल्ली से होकर आप बिहार होके जा रहे हो, तो दिल्ली से बिहार तक मान लीजिए इलेक्ट्रिक है, इसके बाद फिर आपको आ जाता था कि क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड लाइन नहीं होती थी तो या तो डीजल से चलती थी ट्रेनें, या तो अन्य जैसे कोयले से तो अब बंद ही हो गया, डीजल से ही चलती हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर रेल मार्ग होते थे कि कुछ दूरी तक इलेक्ट्रिक से, कुछ दूरी तक डीजल इंजन से ट्रेनें चलाई जाती थी। लेकिन ये पहली ट्रेन है जो 100% आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक लाइन पे चली है, नाम है ब्रह्मपुत्रा मेल, जो कि चली है कामाख्या और दिल्ली के बीच चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके साथ साथ किसान रेल के बारे में भी पता होना चाहिए, लगातार किसान रेल बढ़ रही है उनकी संख्या। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है खेल से संबंधित, बोला गया हाल ही में, ये है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, हाल ही में ISSF के प्रेसिडेंट कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में जावेद फरोही के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। जावेद फरोही वही हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो अभी हाल ही में जावेद फरोही के साथ टीम बनाने का अवसर किसको मिला है और उनके साथ मिलकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है प्रेसिडेंट कप में, तो आपको बता दें इनका नाम है मनु भाकर। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। मनु भाकर और जावेद फरोही जो कि ईरान से संबंधित हैं, ईरान के खिलाड़ी हैं, इन दोनों ने मिलकर प्रेसिडेंट कप के मिक्स्ड टीम प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला, हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की बात हो रही है, तो आपको बता दें तेंजिंग नोर्गे नाम का एक माउंटेनियरिंग स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। एक और दूसरा स्कूल है जो पर्वतारोहण सिखाता है, वो है नेहरू के नाम पे, वो आपको पता होना चाहिए, नेहरू माउंटेनियरिंग स्कूल, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है कि किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर है सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट। दोनों ही लोग ये भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा लगातार साहसिक खेलों में प्रदर्शन किया जाता है। कई बार इन्होंने ओलंपिक को फतह किया है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत ने 6G, यहाँ पे 60 नहीं है,
यहाँ पे है 6G, ये 6G की बात हो रही है, ठीक है। किसके नेतृत्व में भारत में 6G पर एक पदों की नवाचार समूह का गठन किया गया? मतलब 6G को भारत में लाने के लिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि है प्रश्न में, इग्नोर करिएगा इसको। आप इतना समझिए कि 6G को भारत में लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो संस्तुति देगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस कमेटी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 6G को भारत में लाने के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है उसका नेतृत्व कर रहे हैं के राज रमन। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन स्पंदन योजना की शुरुआत की है? जन स्पंदन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है आपको बताना है। चलिए बताएं, जन स्पंदन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है आपको बताना है। जन स्पंदन योजना कौन सा राज्य है जिसके द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक वही राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आप जानते होंगे। कर्नाटक के बारे में बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था कर्नाटक, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों आपथा मित्र और मेघा संदेश नामक ऐप भी इनके द्वारा जारी किया गया था। और आपको बता दें कि कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर को राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दी है, आरक्षण लागू किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी याद रखना है, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो बनाया गया है, टनल बनाया गया है, वो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। तो फैक्ट जो है वो भी जरूरी है, नोट करते हुए साथ साथ चलिएगा। इसको बताएं, पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री ने श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किस राज्य में किया? आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का उद्घाटन किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने। तो पूछा जा रहा है कहां पर किया है, किस राज्य में किया है? स्थान का नाम यदि मैं बताऊं तो स्थान का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ में इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और आदि शंकराचार्य के जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। तो केदारनाथ कहां पे पड़ता है? उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिछले दिनों पति की संपत्ति में महिलाओं को स्वामित्व देने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए एक विधेयक भी लाया था। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कुमायूं चिउरा आयल, जिसको GI टैग दिया गया है। साथ ही साथ घसियारी कल्याण योजना मैंने बताई थी कि उत्तराखंड की सरकार चला रही है। और मैंने यह भी बताया था कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में उधम सिंह नगर नामक जिला है, जहां पर उसका एक स्थान है रुद्रपुर। और रुद्रपुर में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज जो है वो फहराया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रुद्रपुर को याद रखना है, सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज यहां फहराया गया। इसको बताएं, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द प्रॉमिस के लेखक कौन है? एक पुस्तक है, नाम है द प्रॉमिस। आपसे पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है। ये निश्चित रूप से जहां तक मुझे लगता है कि प्रत्येक परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बताएं, ये द प्रॉमिस के लेखक कौन हैं? सबसे पहली बात तो आपको बता दें, इसके लेखक हैं डेमन गलगुत। और ये कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब इस पुस्तक की चर्चा मैंने क्यों किया? क्योंकि आप सुनते होंगे एक पुरस्कार जिसको बोलते हैं बुकर प्राइज। बुकर प्राइज, ठीक है। तो इनको मिला है बुकर प्राइज, डेमन गलगुत को मिला है बुकर प्राइज। किस पुस्तक के लिए? पुस्तक द प्रॉमिस के लिए मिला है। और आपको यह भी बता दें कि यह फ्रिक्शन कैटेगरी में मिला है। एक कैटेगरी होती है फ्रिक्शन, एक कैटेगरी होती है नॉन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत स्टोरी। और नॉन फ्रिक्शन का मतलब होता है कि आम जनजीवन से संबंधित समाज की सच्चाई को बयां करना, उसको हम बोलते हैं नॉन फ्रिक्शन कैटेगरी में रखते हैं। और जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं उनको हम रखते हैं फ्रिक्शन कैटेगरी में। तो द प्रॉमिस जो पुस्तक है ये फ्रिक्शन कैटेगरी की पुस्तक है और इसको बुकर प्राइज मिला है। एक पुरस्कार और होता है, इसको बोलते हैं बुकर इंटरनेशनल या इंटरनेशनल बुकर प्राइज।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आपको बता दें कि जो बुकर प्राइज होता है ये तो मिलता है अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों के लिए, अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों के लिए, लेकिन जो बुकर इंटरनेशनल होता है वो किसी भी भाषा के लिए हो सकता है, अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी भाषा की पुस्तक के लिए होता है, लेकिन उस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जरूरी होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी भाषा में, उर्दू भाषा में कोई पुस्तक है और उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है और उसको ब्रिटेन में लॉन्च किया जाए, जरूरी यह भी है कि ब्रिटेन में लॉन्च होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन में उसका विमोचन होना चाहिए, और यदि ब्रिटेन में विमोचन है और किसी दूसरी भाषा की पुस्तक है तो उसको भी पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की श्रेणी में दिया जाता है। और याद रखना है वहां पे कि वहां पे जो विजेता की राशि होती है वह आधा ट्रांसलेटर को दी जाती है और आधा उस पुस्तक को लिखने वाले को दी जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कचई नींबू को जीआई टैग मिला है, या किस राज्य से संबंधित है? कचई नींबू की बात हो रही है, जीआई टैग मिला है, ये संबंधित है मणिपुर से। मणिपुर से कई सारे जीआई टैग हैं, जैसे तमेंगलोंग ऑरेंज, तमेंगलोंग एक स्थान है, वहां के संतरे को जीआई टैग पिछले दिनों मिला। ब्लैक राइस, काला चावल, मणिपुर का काला चावल, इसको पिछले वर्ष जीआई टैग मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मणिपुर ने अभी एक योजना शुरू की है, गो टू विलेज, गो टू विलेज। और गो टू विलेज योजना क्या है? गो टू विलेज योजना के अंतर्गत मणिपुर सरकार का प्रयास है कि जो लोगों की, आप कह सकते हो कि सरकारी सेवाएं हैं, वो उनके द्वार पर मिले, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ उसके द्वार पर मिले, उसको कहीं भटकना ना पड़े। इस योजना का नाम इन्होंने रखा है गो टू विलेज, गांव वापस जाओ योजना, और इसको शुरुआत किया है मणिपुर ने। आपको बता दें एक पर्वत है माउंट हैरियट, ये पर्वत होता था अंडमान निकोबार में, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया है माउंट मणिपुर। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि माउंट मणिपुर नामक पर्वत कहाँ पे है, तो आपको टिक करना है अंडमान निकोबार, ना कि आपको टिक करना है मणिपुर। याद रखिएगा, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसको बताएं, हालिया पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में एकमात्र भारतीय ने पदक जीता है, उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? और इन्होंने कांस्य पदक जीता है और इनका नाम है आकाश कुमार। ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू किस देश से संबंधित है? बताएं, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू किस देश से संबंधित है? चलें बताएं, चीन, इजराइल, भारत या रूस? ऐसे लिखा जाता है ग्वांगमू, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है किस देश से संदर्भित है, तो यह संबंधित है चीन से। चीन की बात करें तो आप जानते हो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी, और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। साथ ही साथ आपको पता होगा कि यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी है तो पर्याप्त है। लॉन्ग मार्च नामक ये रॉकेट का प्रयोग करते हैं, यह भी जरूरी है। इसको बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। QS जो है ये रैंकिंग आती है, बहुत ही प्रतिष्ठित रैंकिंग होती है। ठीक है, तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय विश्वविद्यालय को टॉप 50 में जगह मिली है? अभी हाल ही में QS संस्था द्वारा एशिया के विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग जारी की गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या टॉप 50 में कोई भारतीय विश्वविद्यालय है? तो जी हाँ, टॉप 50 में 2 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपको इसमें देखने को मिल जाएगा IIT बॉम्बे, पहला नाम आपका आ जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे का जो स्थान है ये है 42वां। ठीक है, दूसरे स्थान पे आएगा IIT दिल्ली, इसका स्थान है 45वां। तो भारत के 2 विश्वविद्यालय हैं जो एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में टॉप 50 में है। IIT बॉम्बे 42वें स्थान पे, IIT दिल्ली 45वें स्थान पे, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि बात किया जाए कि एशिया में टॉप विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको याद रखना है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर।
सिंगापुर का जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो इसमें टॉप पर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 9 दिन में साइकिल से लगभग 3600 से 3700 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा किया है 9 दिन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस यात्रा के साथ इन्होंने अपना नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। तो इनमें से वो कौन हैं जिन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है, बताएं। वह कीर्तिमान किसके द्वारा स्थापित किया गया है? 4 नाम हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष, मेजर जनरल पराशर गुप्ता, हवलदार विष्णु सिंह। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने यह रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की साइकिल से यात्रा की और 9 दिनों में इन्होंने इस सफर को पूरा किया है और उसी के साथ इन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रही योजना जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य से संबंधित है? जय भीम प्रतिभा विकास योजना, आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी, ऐसे परिवार के सभी बच्चों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग मुहैया कराई जाएगी और यह योजना है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने करके भी दिखाया है। जो भी गरीब बच्चे हैं जिनकी आय सीमित है, आप कह सकते हो, परिवार की, और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करा सकते हैं, तो इनकी ये योजना है। इसके अंतर्गत आप अपने मन चाहे कोचिंग संस्थान में जाकर प्रवेश ले सकते हैं और उसकी फीस जो है वो दिल्ली सरकार भरेगी, लेकिन जरूरी है कि आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। तो बहुत बेहतर योजना है, क्योंकि आप जानते हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मूलभूत जरूरतें हैं व्यक्ति विशेष की, और शिक्षा और स्वास्थ्य यदि कहीं पर बेहतर हो रहा है, यदि बेहतर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। किसी भी, यदि कोई रिक्शा चालक है, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है और अच्छी शिक्षा मिल रही हो, तो उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही बच्चा है जो उनके जीवन को पूरा परिवर्तित कर देगा आने वाले समय में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जय भीम नामक ये योजना जो है प्रतिभा विकास योजना, ये दिल्ली सरकार की योजना है और बहुत ही बेहतर योजना है। इसको बताएं, हालिया COP26 सम्मेलन में भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की शपथ ली है? आप जानते हो कि ग्लासगो में COP26 का आयोजन किया गया था, बहुत सारे शपथ लिए गए थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की शपथ कब तक ली है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, भारत सरकार ने बोला है कि वर्ष 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2070। इन्होंने यह भी शपथ लिया कि वर्ष 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन अभी हो रहा है उसको हम 1 बिलियन टन कम करेंगे। कार्बन का जो इमिशन हो रहा है उसको हम 1 बिलियन टन कम करेंगे वर्ष 2030 तक। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जो लक्ष्य हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगला और लास्ट प्रश्न, एक बार फिर से सुर्खियों में रही योजना मुख्यमंत्री युवा संबल 2021 किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पुरानी योजना है, कोई नई योजना नहीं है। यह योजना राजस्थान सरकार की है। इसके अंतर्गत जो बेरोजगार युवा थे उनको 4000 रुपये, जो युवतियां थी उनको 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है? अब इसमें एक अनिवार्य व्यवस्था कर दी गई है कि 3 महीने कम से कम प्रतिदिन आपको 4 घंटे का कार्य करना होगा, तब आपको यह लाभ मिलेगा। 4 घंटे का कार्य करने का मतलब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, कुछ कौशल आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे आप योजना का लाभ ले लो। आप जाओ, जो आपके कौशल केंद्र हैं उनमें जाकर कुछ आप सीखो, कोई कौशल सीखो, जिससे कि कम से कम इस समय अवधि के बाद आप सक्षम हो सको रोजगार के लिए। तो इसके साथ अनिवार्य कर दिया गया है और यह योजना है राजस्थान सरकार की, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, वो सभी छात्र या छात्राएं इस योजना के पात्र हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज की जो चर्चा थी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे और अब रेगुलर चीज़ें रहेंगी, क्योंकि अब इधर कोई व्यस्तता नहीं है, तो चीज़ें अब रेगुलर रहेंगी। जो छूटा था वो उपलब्ध कराया है। यदि कहीं पे अब कोई पॉइंट और लगता है कि छूटा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार बने रहें, साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करते रहें और वार्षिक पूरे एक वर्ष के 600 प्रश्नों का 600 करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अध्ययन कराने के लिए मैं प्रयासरत हूं और जल्द ही ये सीरीज आपको मिल जाएगी।